सुपर 4 मरहले में भारत के खिलाफ बैटर्स ने रंग जमाया तो कौमी बॉलर्स ने मेहनत पर पानी फेर दिया। भारत ने 172 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर किसी बड़ी मुश्किल के बगैर हासिल कर लिया। ग्रीन शर्ट सर्व तोड़ कोशिश के बावजूद विनिंग ट्रैक पर ना आ सके। अभिषेक शर्मा ने 5 छक्कों 6 चौकों की मदद से 74 रन बनाए और भारत की लाज रखी। शुभमन गिल ने 47 रन के साथ भरपूर सपोर्ट किया। हारिस रऊफ ने 2, अबरार और फहीम अशरफ ने एक भारतीय खिलाड़ी को आउट किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा लंदन मुकम्मल करके आज अमरीका पहुंचेंगे। इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के हमरा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात तय है। 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। अमरीकी दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी तय पा गई हैं। शहबाज शरीफ आज मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। दरियाई सिंध में सैलाब फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक गुदू बैराज और कोटरी पर पानी की सतह में कमी आने लगी। निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। नशर फिरोज में सैलाब की तबाहकारियों से 16 यूनियन काउंसिल्स के 445 देहात ज़ेर-ए-आब। मजमूई तौर पर 68,000 से जायद आबादी मुतासर हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए अब तक 15,000 से जायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर रियासत तस्लीम कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि इस फैसले का मकसद फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के लिए 2 रियासती हल की उम्मीद को जिंदा रखना है। फैसले के खिलाफ इसराइल को शदीद मिर्चें लग गई। नेतन्याहू ने कहा कि जो ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं वो दरअसल दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहे हैं। इसराइली दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने बयान देते हुए कहा कि यह फैसला हमास के अलावा किसी को फ़ायदा नहीं देगा। और बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। दरबार करतारपुर साहब को मकामी शहरों के लिए खोल दिया गया। मरकजी तकरीब 22 सितंबर को होगी। हेड ग्रंथी सरदार गोविंद सिंह का कहना है कि भारत ने बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए यात्रियों को इजाज़त नहीं दी। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू बखैर रात बस शत के दुनिया बोले है के साथ मैं हूँ फैसल करीम और मैं सादिया सैमसन। अच्छा, प्रोग्राम के आगाज़ में फैसल आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट फ्रेग्रेंसेस, स्मेल्स, फूलों की। ओके, व्हाई इज दैट सो? वो इसलिए कि आज फूलों के बादशाह यानी गुलाब का दिन मनाया जा रहा है। ये गुलाब का आलमी दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि कैंसर के मरीजों की इसमें हिम्मत अफजाई की जाती है और आज के दिन का मकसद भी कैंसर से मरीजों को खराज तहसीन पेश करने का भी दिन है। बेसिकली ये जो दिन है, दिस इज मोर ऑफ नॉट रोज डे बट 2000 में इसका आगाज किया गया था और 12 साल की बच्ची थी मेलिंडा रोज, उनके नाम पे ये है। और वो टर्मिनल कैंसर से लड़ रही थी और उनकी इस लड़ाई की याद में फिर ये दिन मनाया एक्चुअली उसके नाम के ऊपर इसको रोज रखा गया था फैसल, और फिर उसको रिप्रेजेंटेशन के तौर पर इसको रोज डे कहा जाता है। सो इट्स बेसिकली अगर कोई कैंसर से जूझ रहा है, कोई उससे लड़ रहा है, तो आप उसको रोज ऑन दिस डे देते हैं सो दैट आप उनकी हिम्मत बढ़ाते हैं। बिकॉज हमें पता है कि ये कितनी मुश्किल बीमारी है, इसका इलाज एक तरफ महंगा है लेकिन उसके इलाज में लोगों को फर्दर किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, तो उनका दिन बना देने के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए आज के दिन को मनाया जाता है। एब्सोल्युटली, एंड अच्छा दिन है, अच्छी बात करनी चाहिए और हम तो अच्छी बात ही करते हैं। बट द सिचुएशन इज के इस पे हम आगे चल के मजीद बात करेंगे क्योंकि नॉट सो अच्छी चीज़ है जो कल हो गई है एंड दैट इज वी ऑल न्यू शायद कि क्या होने जा रहा है। फिर जब मैच शुरू हुआ तो हमें खुशगवार हैरत का सामना करना पड़ा। और प्लीज़ बी वेरी फ्रैंक पाकिस्तानी, अपने साथ फ्रैंक हो जाइए, अपने साथ ट्रुथफुल हो जाएं। ये सोच, अगर कोई ये कह रहा था कि जी हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान इतना अच्छा खेलेगा इन द फर्स्ट 10 ओवर्स, नो यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस प्लीज़। अच्छा, पहले 10 ओवर में अच्छा खेला और उसके बाद वो मोमेंटम हमने लूज़ किया बिकॉज ऑफ एरर इन कैप्टनसी। आज से 1 साल पहले ये बातें हुई थी कि यार कैप्टन जो है ना वो ठीक नहीं है, तो कैप्टन ठीक नहीं है तो फिर उस कैप्टन के साथ जो इस कैप्टन के साथ भी करते हैं। लेकिन चले इस पे तो बात करेंगे। फिर साथ ही आगे क्या हुआ कल? अच्छा फैसल, जब मैच स्टार्ट हुआ था, व्हाई डिड वी नॉट टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड विद फखर यस्टरडे? फखर स्टार्टेड सो वेल। आपको क्या लगता है? मुझे हर्ट, मैं ये नहीं कह रही कि वो हमारी वजह थी हार की, लेकिन इट डिड हर्ट मी अ लॉट के मतलब जब पाकिस्तान कुछ अच्छा कर रहा होता है, व्हाई कांट देयर बी फेयर गेम? व्हाई 2 नंबरी? व्हाई बेईमानी? एंड व्हाई अगेंस्ट इंडिया ऑलवेज? I'll put it in this way कि फ़खर की बेवानी भी हो गई, आपके कैच भी छूट गए, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी ओके यू एड 200 रन। हाँ, ये बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी अगर 200 हो जाते तो भी इंडिया इस बैटिंग लाइन के साथ कर जाता। नहीं, अगर 200 हो जाते तो आपका माइंडसेट कुछ
चेंज होता, कुछ डिफरेंट होता, एंड देन एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी हम कैच भी छोड़ रहे थे। ठीक है, नवाज वाला कैच बहुत बुरी कर रहे थे फैसल। गेंद बेसिकली देयर वाज नो प्लानिंग व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या बॉलिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। होता ये है, वही वाली बात है, ज़ईफ़ी की जो सज़ा है वो मरगे मफाजात ही है। और कल हमने यही देखा कि जब मैच तो चलिए मैच तो एक साइड पे हो गया जो होना था, जब भारतीय कप्तान आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सूर्य कुमार यादव, उन्होंने जो बात की, बहुत से लोगों को वो एरोगेंस फील्ड लग रही है, लेकिन दैट इज़ द रियलिटी बेसिकली। ये वो उन तमाम तर पाकिस्तानी बोर्ड के कर्ता धर्ताओं के लिए है जो समझते हैं कि वो बहुत अच्छा सर्व कर रहे हैं। नहीं सर, आप सर्व नहीं कर रहे। पाकिस्तान की क्रिकेट अब इस मुकाम पे आ गई है कि ये लोग आपको ये कह रहे हैं कि अरे कोई मुकाबला ही नहीं है। बेसिकली सूर्य कुमार यादव नहीं कह रहे, ये वो माइंडसेट कह रहा है। खेल में आप कभी भी ये नहीं कहते, इवन जब पाकिस्तान कभी वसीम अकरम के टाइम पे, वकार शुएब अख्तर के टाइम पे खेल रहा होता था जिम्बाब्वे से भी, तो जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाली गेम होती थी वो ये होती थी कि जी हम किसी भी टीम को हल्का नहीं लेते। इंटरनेशनल क्रिकेट में कंपटीशन इज कंपटीशन। बट और भी चीज़, हाँ अच्छा, एक और भी चीज़ मेरे जहन में आ रही थी कि इट्स अ हिस्टोरिकल राइवलरी फैसल, इट्स नॉट द क्रिकेट राइवलरी। वी नीड टू अंडरस्टैंड, यू नो, आज भी जब एशेस के मैचेस होते हैं तो कौन बेहतर कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, ये बात नहीं होती। बात ये होती है कि भाई एक हिस्ट्री है उसके पीछे। व्हेन इट कम्स टू यू नो अदर कंट्रीज, फुटबॉल के अंदर भी जब राइवलरी होती है तो ये बात नहीं होती कि कौन सा मुल्क अच्छा कर रहा है, कौन सा बुरा कर रहा है। भाई इस मुल्क के बीच में जंगें होती हैं, जंगें होती रही हैं, एक इमोशनल यू नो फाइट भी होती है ये, तो इसलिए भी इसको राइवलरी कहा जाता है। तो जो ये नैरेटिव इंडिया बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात अपनी जगह है कि हम कितना गंदा खेलते हैं और हम हर बार कैसे इतनी कामयाबी से इतना गंदा खेल लेते हैं। ये इट्स वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। लेकिन द अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी इज कि इंडिया ये लोगों को स्लोली एंड ग्रेजुअली उनके दिमागों में ये भरना चाह रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट। और वो ये भी बिल्ड करना चाह रहा है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेक है ना, ये किसी तरह से शिफ्ट हो सके, लोगों के जहनों में ये आ जाए कि अबे यार ये मैच तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, इसको देखने की तो जरूरत ही नहीं है, ताकि वो शिफ्ट हो जाए किसी और मैच की जो तरफ। बीजेपी माइंडसेट है वो तो कह ही रहा है कि पाकिस्तान सिर्फ क्रिकेट नहीं कहीं भी स्टैंड नहीं करता। खैर उस पर तो पॉलिटिकल हम बात नहीं करेंगे, क्रिकेट का ये सेगमेंट है। सूर्य कुमार यादव की कुछ बातें जो तल्ख लगेंगी आपको सुबह सुबह, सुनना जरूरी है, आईना देखना जरूरी है। सुनाइए। एब्सोल्युटली। लगा बुरा पाकिस्तानियों? 13-0, 10-1, 6-0, पता नहीं क्या स्टैट है, लेकिन जो भी स्टैट है वो इनको भी बताने की ज़रूरत है कि अभी भी ओवरऑल में, आई नो कि जब आप ये बात सुनेंगे तो कहेंगे यार क्या बात कर रहे हैं। हाँ, अभी भी ओवरऑल मैचेस में पाकिस्तान का पलड़ा कम से कम 10 मैचेस से ऊपर है। बट क्या कर सकते हैं, स्टार स्पोर्ट्स ही देखते हैं ज़्यादातर सूर्य कुमार यादव, जहाँ पे भारत हमेशा से जीतता आया है। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर, क्रिकेट एक्सपर्ट। हैदर भाई, बुरा लगा है, बहुत बुरा लगा है, लेकिन बात यह है कि जो सच्चाई है वो सच्चाई है, और वो सच्चाई ये है कि स्किल लेवल में बहुत डिफरेंस है, पेशेंस लेवल में बहुत डिफरेंस है, फिटनेस में बहुत डिफरेंस है, एंड्योरेंस लेवल में बहुत डिफरेंस है, मेंटेलिटी में बहुत डिफरेंस है। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान नाउ। हक़ाइक़ हैं जिसको कबूल करना चाहिए, लेकिन आप ये देखें, जब आप ये कहते हैं कि राइवलरी कोई नहीं है, तो इसका मतलब है राइवलरी उसका अगेंस्ट फ्रेंडली है। तो क्या आप क्या फ्रेंडशिप दिखाना चाह रहे हैं? आप जब हाथ मिला लें फिर, अगर फ्रेंडशिप दिखाना चाह रहे हैं, हाथ मिला लें फिर, मतलब बात को जो है अपनी बात में खुद ही जो है वो फंस जाते हैं। लेकिन हम सारी चीज़ें छोड़ दें, हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब हम क्रिकेट के मैदान में जाते हैं कि हम पूरा फोकस क्रिकेट पे कर रहे हैं। देखिए, मैं पिछले एक हफ्ते से मुसलसल मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे बात कर रहा हूँ और यही कह रहा हूँ कि आप क्रिकेट को फोकस करें, आप 6-0, 0-6 इसको भूल जाएं। सही कह रहे हैं। आप जब आप अपने दिमाग में जब बहुत सारी चीज़ें लेके जाते हैं तो आपका माइंड जो है वो, देखिए हमारी जो कल गलती हुई वो यही हुई है कि हमने 10 ओवर तक हमने एग्रेशन शो किया और 10 ओवर के बाद हम विकेट बचाने में लग गए। आप जब आपका जब इंटेंट जो इस तरह होता है तो फिर आप आगे नहीं जा सकते हैं। फिर भी मैं ये कहूँगा कि 171 जो है कोई बुरा स्कोर नहीं था, लेकिन मसला ये था कि हमारी जो बॉलिंग है वो पिछले मैचों से उस तरह नहीं परफॉर्म कर पा रही जैसे करना चाहिए। पिछले मैचों में यूएई के खिलाफ जो बॉलिंग का असर हो रहा था, हमें उसी वक्त डर लग गया था कि देखें आप यूएई के खिलाफ अगर इस तरह नाकाम हो रहे हैं तो आगे चल के इंडिया के खिलाफ क्या करेंगे। लेकिन देखें, आज कल का मैच हारने से इतनी तकलीफ नहीं होना चाहिए। आप फाइनल में अभी भी जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका बांग्लादेश और श्रीलंका है, आप उन टीमों को हराएं और फाइनल खेलें इंडिया के खिलाफ। दोबारा वन वे ऑफ लुकिंग एट भाई, ये एक तरीका का तो हो सकता है कि हम इसको इस तरह से देखें कि ठीक है हम एशिया कप से बाहर नहीं हैं,
लेकिन हमें पता है कि क्या नैरेटिव भारत जो है खास तौर पर अब क्रिकेट के थ्रू भी वो पुटअप करना चाह रहे हैं ना, और वो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई आप एक कमजोर टीम है जो हम हैं, और हम हर दफा अपने आप को 4-5 तसल्लियां देकर ये कि एक हमारा दौर था एक उनका दौर है, फिर ये कि अभी भी हमारा पलड़ा आपसे ओवरऑल मैचेस में बेटर है, फिर ये कि ठीक है अभी हम हमने आपको अभी रिसेंटली 152 बनाकर 0 पर चेस कर लिया था बगैर किसी विकेट के, तो ये भी दिन आएगा। तो आई थिंक हमें ये रियलिटी तो कम से कम आपको और मुझे, हम बोलते नहीं है बिकॉज वी वांट टू शो द ब्राइटर साइड टू पीपल एज वेल, राइट? लेकिन फैक्ट इज कि आपकी टीम तसलसल के साथ बुरा नहीं गंदा परफॉर्म कर रही है। आप बड़ी टीमों के अगेंस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, आप यूएई और अफगानिस्तान के अगेंस्ट और इसी तरह की छोटी टीम्स के अगेंस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। दैट इज व्हाई आप अपने एशिया में भी बहुत नीचे जा रहे हैं, अदरवाइज तो छोड़े अराउंड द वर्ल्ड जो क्रिकेट हो रही है। बिल्कुल, देखें हमारा होमवर्क ही पूरा नहीं होता। आपने एक मैच जो लास्ट वीक खेला इंडिया से, उसमें मोहम्मद हारिस को आपने 1 डाउन भेजा, कल आपने उसको 7वें नंबर पे भी नहीं भेजा। यानी आपकी प्लानिंग जो है वो समझ में नहीं आ रहा आप करना क्या चाह रहे हैं। आपने कल बॉलिंग में मोहम्मद नवाज को 1 ओवर भी नहीं दिया, जिसने अफगानिस्तान के खिलाफ 2 मैच आपको जितवाए थे, और उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। वहां पे आप जो है उसको बॉलिंग, अच्छा, फिर पहले 7 ओवर में 3 ओवर आपके एक ऐसे बॉलर ने करा दी जो आपका रेगुलर बॉलर नहीं है, साइम अय्यूब। ठीक है, वो 2 मैचों में बॉलिंग अच्छी कर गए थे, लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि उन्होंने छोटी टीमों के खिलाफ की थी, ये बड़ी टीम थी, बड़े बैट्समैन थे आपके सामने। आप देखें, हमेशा दुनिया में जितने भी बड़े क्रिकेटर हैं वो कहते हैं बड़ी टीमों के खिलाफ अपने प्राइम बॉलर के साथ अटैक करो। ये अपने पार्ट टाइम बॉलर के साथ, कल आपने पार्ट टाइम बॉलर के साथ अटैक किया, रिजल्ट उसका ही निकला कि बैट्समैन जो थे वो सैड हो गए। जब बैट्समैन सैड हो जाते हैं फिर आपका प्राइम बॉलर भी कुछ नहीं कर सकता है। पिच को समझने में गलती की है हमारे कोच ने भी और कैप्टन ने भी। उनको देखना चाहिए था कि इस पिच के ऊपर आपको कहाँ पे बॉलिंग करनी है ज्यादा। आप ज्यादातर जो है वो ओवर पिच करते रहे, जिसका फायदा उठाया अभिषेक शर्मा ने। अभिषेक की जो है वो रेंज बहुत बड़ी है। फैसल बड़ा अच्छा समझते हैं क्रिकेट को, वो इस बात को समझेंगे कि आपकी रेंज जितनी ज्यादा होगी आप उतना ही बाहर निकल के खेल सकते हैं और कॉन्फिडेंस से खेल सकते हैं। वो आपने हैदर भाई रेंज की बात की ना, कल उनका एक वो स्टैट भी दिखा रहे थे, बल्कि वो जो कर्व है उनका बैट का पूरा फ्लो है वो दिखा रहे थे फ्रॉम हाई बैकलिफ्ट, जो पूरा एक राउंड चक्कर बनता है। आपने देखा ना एलईडी पे, हाँ एलईडी लाइन दिखाई उन्होंने। तो ये बड़ी चीजें हैं जो आप बुनियादी चीजें सीखते हैं। हमारे जो बैट्समैन बड़े बैट्समैन बनते हैं वो इन बुनियादी चीजों पर ना काम करते हैं ना समझते हैं। हमें बड़ा अफसोस हो रहा था कि जब ब्रेक हो रहा था तो हमारे हेड कोच साहब मैदान में आ रहे थे। हाँ, ये मैंने एक नई चीज देखी है। मैंने इससे पहले कभी किसी को, बहुत सारे कोचेस रहे, लेकिन वो पता नहीं क्या बेसबॉल समझ रहे हैं, फुटबॉल समझ रहे हैं इसको। हैदर भाई आपने कुछ मिस्टेक्स पॉइंट आउट की, यकीनन वो कुछ नहीं बहुत सारी थी। आपने 10 ओवर में 90-91 कर लिए, अगेन 2 कैच छूटे, बट चलें ठीक है, दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। जिधर आपको इनिशिएटिव चाहिए था, मुझे पाकिस्तान के माइंडसेट कई सालों से समझ नहीं आ रहा। या तो जैसे रमीज राजा कहते थे कि भाई हम 90s के क्रिकेट से आगे नहीं बढ़ रहे, बिल्कुल ऐसा ही है। 90s की वो क्रिकेट जिसमें आपने शुरू के ओडीआई में 15 ओवर में आपने जो करना था वो कर लिया, उसके बाद यू स्लीप डीप। लेकिन उस वक्त भी आप स्लीप डीप नहीं करते थे, उस वक्त भी आपके पास इंजमाम यूसुफ जैसे प्लेयर थे जो इधर उधर कर आके जो आपने सिंगल्स एक्यूमुलेट किए। सादिया और कल मेरी यही बात हो रही थी कि भाई स्ट्राइक रोटेशन नाम की चीज़ होती है जिसको शायद हमें नहीं पता, और उसके बाद आके फिर आखिर में आप बैशिंग करते थे लास्ट 10 ओवर्स। हम वो 90 की ओडीआई अभी तक T20 में खेल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, शुरू के 10 ओवर आपने 90-91 बना दिए, 9.5 का रन रेट, और आखिरी 10 में आपने ये किया। सलमान अली आगा का आना नहीं बनता था। अच्छा, जो फॉर्म में है उनके पास उज़ुर ये है कि जी सैम बॉलिंग फॉर्म में, इसलिए हमने उसे बॉलिंग कराया, तो शाहीन बैटिंग फॉर्म में था, आप अपने ऊपर शाहीन को भेज देते। बिल्कुल, मैथमेटिक्स का उसूल है सर। हाँ प्लीज, सिंपल, वेरी सिंपल। जब आपका एक प्लेयर जो है 34 रन करके दे रहा है, चाहे वो बैट्समैन है या नहीं, जब साइम बॉलर बन सकते हैं तो शाहीन बैट्समैन बन सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि सलमान अली जो है उनको जब वो बैटिंग कर रहे थे, जब उन्होंने देखा मुझसे रन्स नहीं बन रहे, तो उन्हें चाहिए था वो अटैक करते। वो अटैक करने के बजाय बॉलर को और टाइम देते रहे। आप जितनी बॉलर डॉट खेलते हैं उतना ही बॉलर को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, बॉलर आप पे हावी हो जाता है। हालांकि हमारे ओपनर्स ने कुलदीप यादव को कल ऐसा नचा दिया था जो उनका मैन बॉलर,
बड़ा मैन बॉलर था। ये पाकिस्तान ने कल बड़ा जबरदस्त काम। अच्छा, हमने ओमान के मैच से कुछ नहीं सीखा, जो ओमान और इंडिया का मैच हुआ था। आप देखिए उसमें एक ऐसा प्लेयर 46 ईयर ओल्ड जो 63 रन इनके खिलाफ कर गया, और किस तरह उसने किया, उसने सिर्फ अपने कदमों का इस्तेमाल किया। हमारे कल जो बैट्समैन थे वो अपने कदमों का इस्तेमाल नहीं कर। जावेद मियांदाद कहते हैं अगर आप स्पिनर के खिलाफ खेल रहे हैं और आप आगे बढ़कर नहीं खेल रहे हैं तो समझ लीजिए आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। और कल यही हुआ, 12वें से 16वें, आप पूरा पूरा स्टेट्स निकाल के देखें, मैं तो एक एक कर रहा हूँ, 12वें से 16वें ओवर में हमारी तबाही की कहानी शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद हम बच नहीं सके। फिर 171 का आप जितना भी डिफेंस कर लें, बड़ा अच्छा है, ये है वो है, सारी बातें कागज पे रह जाती हैं। और देखें जो मैदान में जीतता है उसको सब कुछ कहने का हक होता है, हारता है उसको सभी कुछ सुनना पड़ता है। अब आप ये चाहे ये कहें कि उनको तमीज नहीं है, उनको इखलाक नहीं, ये नहीं वो नहीं है, देखें जो हाथ जीता है उसका राइट है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कल जीतें दोबारा और उनको दिखाएं कि हम भी कुछ बोल सकते हैं। राइट, लेकिन हम क्या करें उसके लिए ना, आप मुझे बताएं। एक ऐसा कप्तान आप लेकर आए हैं T20 में जो कि आई लाइक हिम एज अ बैटर, आई लाइक हिम एज हाउ ही पोर्ट्रेज एज अ क्रिकेटर, यू नो, और उसकी क्रिकेट में जो उसकी मेहनत है मैं उसे भी रिगार्ड करती हूँ। लेकिन आप एक ऐसे कैप्टन को लेकर आए जिसका T20 का एक तो कैप्टेंसी का और अपना भी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था। कल वो जो गलतियां देखें, कभी तो आपका स्कोर ही इतना छोटा होता है कि आपकी कप्तानी एक्सपोज नहीं हो पाती। उसकी वजह ये है कि आपके बैटर्स अच्छा करते नहीं और आप हमेशा बोलते हैं कि यार क्या करेगा भाई कप्तान, कितने ऑप्शंस है उसके पास रन ही नहीं है डिफेंड करने को। लेकिन कल मैं ये नहीं कह रही कि हमारा टोटल बहुत अच्छा था, हमारा शायद 190, 195, 200 तक होता तो शायद हम थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर डाल पाते। लेकिन कल एक के बाद दूसरी गलती, हमारे पास आप देखें सारे टॉप ऑर्डर के बैटर्स हैं, हम उनको खपाते रहते हैं, कभी दूसरे नंबर पर, कभी तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर। दिस इज व्हाट हैपेंस। हमें डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमने हारिस को कौन से नंबर पर भेजना है। आगा फरहान आपका जो फरहान है वो आपका बैटर है, वो आपका ओपनर है, फिर उसके बाद साइम आ जाते हैं, इसी तरह से आपके फ़खर जमान आ जाते हैं, इसी तरह से आपके यासिर आ जाते हैं। सो यू नो नीचे लोअर ऑर्डर पर जब आप इनको लेकर आते हैं, मेरा नहीं ख्याल फ़खर के अलावा कोई बहुत बेटर कर पाता है। कल भी ये बहस छिड़ गई कि जी आप फ़खर को क्यों लेकर आए, आपको साइम के साथ ही जाना चाहिए था। सो आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि हमारा तो आवे का आवा ही बिगड़ा है ना, आप कौन सा सिरा पकड़ेंगे? देखिए बिल्कुल सही बात है, हमारा वो जो है हर चीज़ जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बैटर जो हैं वो जल्दबाजी पैनिक का शिकार हो जाते हैं, एक दो विकेटें गिरती हैं, इतना पैनिक फैल जाता है कि फिर वो 2-3 ओवर जो है डॉट्स निकल जाते हैं। T20 में सबसे अहम चीज़ होती है कि कोई बॉल डॉट नहीं जाना चाहिए, चाहे 1 रन ही मिले, 2 रन मिले। हालांकि कल पाकिस्तानियों ने रनिंग बिटवीन द विकेट बड़ी अच्छी की है, इंडिया ने इतनी अच्छी नहीं की है, लेकिन उसके बावजूद जो आपने डॉट्स बॉलें ज़्यादा खेल दी, आपने लास्ट मैच में 83 डॉट बॉलें खेली थी, कल फिर भी कुछ बॉलें कम रही। लेकिन अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास जो है टाइम भी है, मौका भी है, लेकिन एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अगर आपका कप्तान नहीं फिट हो रहा है उसको ड्रॉप कर दें। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, अगर चीफ सेलेक्टर है इंडिया के, उनसे पूछा गया है कि आपने सूर्या कुमार यादव को कैप्टन बनाया इतने अहम मौके के लिए, आपके पास शुभमन गिल भी टीम में मौजूद हैं, बुमराह भी हैं, तो उन्होंने कहा कि इन दोनों प्लेयर की यकीन ही नहीं है कि ये मैच खेलेंगे, शुभमन गिल के लिए और बुमराह के लिए, ये ड्रॉप हो सकते हैं। यानी इसका मतलब है कि आप इंटेंशन आपकी ये है कि मुझे कैप्टन उसे रखना है जो हर सूरत में टीम में हो, और हमारे यहाँ जो टीम में नहीं है उसको कैप्टन बना के जबरदस्ती रखा जाता है। तो दोनों में बड़ा फर्क है, ये आप ये देखिए सोच में बड़ा फर्क है। आप जो है अगर इस तरह एक कैप्टन बना के जबरदस्ती रखें और उसकी जगह देखें, बाबर आजम को ड्रॉप किया कि 150 अंडर बिलो 160 उसका स्ट्राइक रेट है और सलमान अली आगा का 111 है, तो आपने तो अपने खुद ही जो चीजें हैं उसके अगेंस्ट चल रहे हैं। तो आप अगर ये चाहते हैं कि इस मॉडर्न डे क्रिकेट के साथ आप साथ चल सकें, तो पहला काम ये है कि आप ये मत देखें प्लेयर कौन है, ये देखें उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर है तो खेले, अगर नहीं है तो उसको निकाल दे टीम से। जरूरी नहीं, केएल राहुल के लिए बड़ी वहां पे शोर मचा, केएल राहुल नहीं है, केएल राहुल नहीं, उन्होंने कहा केएल राहुल की जगह ही नहीं बनती। इसमें ना हैदर भाई, इंडिया ने बहुत पहले ये, थैंक यू सो मच हैदर भाई, इंडिया ने बहुत पहले धोनी के टाइम पे ही ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि भाई वीरेंद्र सहवाग और जो बिगीज हैं वो क्योंकि अब इस मॉडर्न डे क्रिकेट में फिट इन नहीं कर रहे हैं, तो लेट्स गेट रिड ऑफ देम, और इस पर बड़ा हल्ला मचा था।
हम अभी भी प्लेयर पार और प्लेयर जो आइडेंटिफिकेशन है उसके साथ हम जाना चाह रहे हैं, और उसमें हमें समझ में नहीं आ रहा। शान मसूद जो वनडे खेलना चाहिए उन्हें हम T20 खिलाते हैं, सलमान अली आगा जिन्हें वनडे खेलना चाहिए उन्हें T20 खिलाते हैं, और इस बीच वो सारी चीज़ें कहीं दूर रह जाती हैं कि बाबर तो है ही नहीं T20 के प्लेयर, उसे वनडे खिलाओ। तो कौन T20 का है कौन वनडे का है हमें अभी समझ ही नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच हैदर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। चलिए अब इस पे तो हम बात करेंगे। पाकिस्तान का अगला मैच आज नहीं है, कल है श्रीलंका से। उम्मीदें हैं, उम्मीदें कायम रखनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ रियलिटी को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, और रियलिटी यही है कि जीत गए तो अल्लाह शुक्र और हार गए तो अल्लाह सब्र। बिल्कुल। अच्छा, एक अच्छी चीज़ जो अच्छी डेवलपमेंट कल हुई और वो ये थी कि बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया, और कल इसके ऊपर बड़ी चर्चा हुई। इसको बहुत खुश आइन भी समझा गया। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इसके ऊपर एक रिएक्शन दिया है। उन्होंने एक वीडियो पैगाम दिया। उन्होंने बोला 7 अक्टूबर के कत्लेआम के बाद फ़लस्तीनी रियासत को हम तस्लीम नहीं कर सकते, और जो उनको तस्लीम करना चाहते हैं उनके लिए भी हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये दहशतगर्दी है और इसको दहशतगर्दी ही तस्लीम किया जाएगा। वो तमाम मुल्कों के लिए भी जो फ़लस्तीन को एज अ नेशन जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इन यूनाइटेड नेशंस। अब इसमें जो नेतन्याहू हैं उनको लग गई आग, और उन्होंने अगेन उनके लिए मैं ये लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करूं कि ऑडेसिटी, उनकी इतनी ऑडेसिटी नहीं, उनकी हठधर्मी है कि वो कह रहे हैं कि जो मुल्क तस्लीम कर रहे हैं फ़लस्तीन को वो दहशतगर्दी को तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन क्या टेबल्स टर्न हो रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि इसके बाद हमने अगेन पाक सऊदी पैक्ट और उस पे होने वाले जो खित्ते पे असरात हैं इंडिया एंड ऑल, वो जो तब्दील हो रही है, क्या होने जा रहा है आगे। साबिक सफ़ी डॉक्टर जमील अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सर। लास्ट टाइम व्हेन वी टॉक्ड तो हमारी बात हो रही थी सऊदी पाक पैक्ट पे, और आप ही थे हमारे साथ मौजूद। एक और बड़ी डेवलपमेंट एंड अगेन यू आर विद अस, सो कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? अब बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी रियासतों ने फ़लस्तीन को जो है वो तस्लीम किया। जी हाँ, अखलाकी डेवलपमेंट तो आपने सही कहा, ये अखलाकी डेवलपमेंट अच्छी हुई है, लेकिन इसका कोई निचोड़ क्या निकलेगा जो कि गजा के उन स्लॉटर हाउस में जो स्लॉटरिंग चल रही है उसमें कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। इसलिए कि इस रिकग्निशन के बाद आपके नाजरीन को मैं बताता चलूँ, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पोर्चुगाल के 68 अफराद जब तक मैं आपके कैमरे के सामने आया हूं, बल्कि अब 2-4 और उन्होंने स्लॉटर कर दिए होंगे। तो ये उन्होंने इनाम दिया है यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पोर्चुगाल, जो कि इतने इम्पोर्टेंट मुल्क हैं, इतने अहम मुल्क हैं कि उन्होंने रिकग्नाइज किया है। और फिर नेतन्याहू ने उनको मुंह चढ़ाते हुए कहा है कि नो स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन एक्सेप्टेबल। और फिर कहा है कि हम तो और सेटलर्स को बसाएंगे वेस्ट बैंक में। और आपको याद रहे कि वेस्ट बैंक को तो उन्होंने वैसे ही एनेक्स करने का पार्लियामेंट में पास कर दिया है। और मैं ये भी बताता चलूं कि गोलान हाइट, जिस पे कि सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन मौजूद है, और उस रेजोल्यूशन के मुताबिक 67 की बाउंड्रीज पे इजराइल को वापस जाना था, लेकिन वो चीख के दुनिया मर गई। और मैं बताता हूँ क्योंकि उन्हें इजराइल उस पर अमल कर रहा है। लेकिन गोलान हाइट जो कि सीरिया का सबसे अहम टुकड़ा था, उसको हजम कर गया। इसी तरह पैलेस्टाइन के भी 1948 के बाद से मैंने बहुत दफ़ा जिक्र किया है कि किस तरह 554 देहात और शहरों को मिसमार करके, और गजा में किस तरह धकेला गया, 67 में किस तरह धकेला गया। तो अब वो एक ओपन प्रिजन से अब स्लॉटर हाउस का है। अगले चंद दिनों की बात है कि ये दुनिया इसको हमेशा स्याबाब से लिखेगी। इस तारीख मुझे ये बताएं कि जब कतर के ऊपर हमला करता है इसराइल, और उसके बाद हम देखते हैं कि कतर को लगता है कि यूएसए ने उसे बिट्रे कर दिया, पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का मुआहदा होता है, म्यूचुअल पैक्ट, और फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे ममालिक इस बात के ऊपर शोर शराबा कर रहे हैं कि यूएसए को फाइनेंशियली अब सपोर्ट नहीं करना चाहिए, मज़ीद वॉर को, इसराइल को नहीं देने चाहिए वॉर हेड्स। एक तो ये हो गए। अब एट द सेम टाइम हमने देखा कि यूके की जानिब से उनका ट्रेड अफेक्ट हुआ, उन्होंने ट्रेड बंद कर दी, टर्की ने बंद कर दी ट्रेड करना उस दौर से, उसको बॉयकॉट भी किया इसराइल के साथ। तो फिर क्या हम इसे शिफ्ट होता देख रहे हैं? क्या ये प्रेशर गजा की सिचुएशन को चेंज कर सकता है? जी हाँ, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में जब तक वीटो का सिलसिला रहेगा तो बाकी दुनिया बेबस रहेगी। अभी 3 दिन कबल की तो बात है कि कोई
तमाम ममालिक ने, दो ने अब्सटेन किया, यूके ने और बाकी एक दो कंट्री ने और अब्सटेन किया, बाकी सारों ने कहा कि सीज फायर कर दो, लेकिन वो वीटो हो गया अमेरिका की तरफ से। तो इसका सबसे बेहतर जो टर्की कह रहा है, और ये टर्की के सदर ने इस समिट में भी बात की दोहा में, तो और इसी तरह और कुछ ममालिक के, कि वो बाइकाट कर दें। ये मैं पता नहीं पिछले जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है अक्टूबर 2023 से, उस वक्त से कह रहा हूँ कि कुछ ना करें जो आपके ओआईसी में दिया हुआ है, ओआईसी के आपके अपने चार्टर के पैराग्राफ 7 में दिया हुआ है और आर्टिकल 18 में दिया है, उसके तहत आप एक्शन लेना शुरू कर दें। और सारे के सारे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म ये ओआईसी का अगर बाइकाट ही कर दे तो $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी सिर्फ गल्फ कंट्रीज की है। लोग कहते हैं कि भाई कतर पे हमला हुआ तो ये एक भूचाल आ गया, भूचाल तो आना था क्योंकि इससे, और सारी दुनिया का तेल तकरीबन 80% तेल इधर से जाता है, तो भूचाल आना था। और इसीलिए पाकिस्तान, चले हमें खुशी की बात है कि पाकिस्तान इस मंजरनामे पे एक स्टेबलाइजर के तौर पर दुनिया के उफक पर सामने आया है और पाकिस्तान की अहमियत बढ़ी है, वो तो एक खुशी की बात है। लेकिन गमी की बात यह है कि स्लॉटर जो है ना, ये रुक नहीं रहा है, और इस पैक्ट का दरअसल उससे फलस्तीन से कोई ताल्लुक भी नहीं है। वर्ल्ड हैव टू कम क्लोजर इस मामले पर, और एक और कोई तीसरा हल ज़रूर सामने आना चाहिए। अगर वीटो होता रहेगा यूएसए की जानिब से, तो फिर हम किस तरफ जाएंगे? क्या इसी तरह के स्लॉटर को हम बर्दाश्त करते रहेंगे? डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। क्वेश्चन स्टेज के ये सूरत हाल होती रहेगी, गजा में जेनोसाइड होता रहेगा, उन लोगों का क्या कसूर है? एब्सोल्युटली। एक ब्रेक लेना, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। अब पाकिस्तान और सऊदी के दरमियान हुआ है जो दिफाई मुआहदा, और एशियाई खत्ते में ये शह सुर्खियों में, न सिर्फ एशियाई खत्तों में बल्कि पूरे दुनिया में जो है इसकी बाज़गश्त इस वक्त हो रही है। बिल्कुल, और उसके डिफरेंट रिएक्शंस हर तरफ से आ रहे हैं। हर खत्ते का अलग रिएक्शन है, कुछ को इसका ख़तरा है और कुछ कह रहे हैं कि बड़ा खुशाइंद है। इसकी डेवलपमेंट मज़ीद क्या है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से अमेरिका का एक अहम दौरा कर रहे हैं, जहाँ वो 6 इस्लामी मुमालिक के रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे, और साथ ही साथ एक दफ़ा फिर से फ़लस्तीन के मामले पर भी बात होगी। ऑब्वियसली अब इस पे भारत और इसराइल की नज़रें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या इसके मज़ीद इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? क्या मज़ीद ममालिक भी इसमें शामिल होंगे? हमारे साथ मौजूद है माहिर अमूर मशरक़ वस्ता उसामा बिन जावेद। साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कैसे देख रहे हैं पाक सऊदी मुआहदे को? क्या ये महज दो ममालिक के दरमियान एक दफ़ाई समझौता है या फिर इससे कुछ बढ़ के भी है? बहुत शुक्रिया। यकीनन ये एक बहुत खुशाइन मुआहदा है, और यकीनन सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान नहीं बल्कि पूरे खत्ते के लिए एक खुशाइन चीज़ है। मालूम ही होता है कि इस खत्ते के लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इस बात का एहसास होता जा रहा है कि अगर वो अपने मुल्कों में, अपने इलाके में अमन सलामती चाहते हैं, तो उन्हें आपस में बाहमी रवाबित को मजबूत करना होगा, बजाय इसके कि वो मगरब की तरफ देखें। गुज़श्ता कई दिहाइयों से इस खत्ते की जो तमाम खलीजी रियासतें हैं, उनकी सिक्योरिटी का ज़ामिन जो है वो अमरीका रहा है। लेकिन गुज़श्ता चंद महीनों में आपने देखा कि चाहे वो मामला ईरानी मिज़ाइलों का हो या इसराइल की दरअंदाजियाँ हों, अमेरिका की जो ज़मानतें हैं वो कोई खातिर ख़्वाह नहीं मालूम होती। तो इसी वजह से सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान इस मुआहदे को अब तकमील तक लेके जाया गया है। लेकिन ये आपको याद रहना चाहिए कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहदे बहुत पुराने हैं, और पाकिस्तान ने हमेशा इस बात में सऊदी हुकूमतों को इस बात की यकीन दहानी कराई है कि कोई भी मामला हो, जब बात हरमैन शरीफैन की आती, मक्का और मदीना के लिए पाकिस्तान की अफवाज हम वक्त मौजूद हैं, चाहे वो मुआहदा हो या ना हो। इस मुआहदे से हमें ये भी अंदाज़ा होता है कि इस खत्ते में जो बेचैनी पाई जाती है, उसके लिए यकीनन पाकिस्तान एक कारगर मददगार साबित हो सकता है। और पाकिस्तान ने जो गुज़श्ता चंद दहाइयों में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपना सिक्का मनवाया है, और करीब में भारत के खिलाफ जंग में, एक कन्वेंशनल वॉर में जब अपने से कई गुना दुश्मन को रोका है, तो यकीनन पाकिस्तान की साख मज़ीद बेहतर हुई। और इस इलाके और ख़त्ते में जो बढ़ते हुए ख़तरात हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह वजूद इसराइल का है, उसने वाकई इस मुल्क के, इस खत्ते के बहुत सारे ममालिक को इस बात को सोचने पर मजबूर किया है कि अगर अब नहीं तो आखिर कब वो एक दूसरे को साथ दे के
अपनी अमन सलामती को यकीनी बनाएंगे। ऑलराइट उसामा, एक चीज़ जो इस वक्त डिस्कस की जा रही है वो ये कि क्या मज़ीद जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो भी पाकिस्तान की तरफ देखेंगी और इसी किस्म के मुआहदे की तरफ जाना चाहेंगी, या कम अज़ कम जो मेना कंट्रीज़ हैं यानी आपकी जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं या फिर जो आपकी नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो आपस में अपनी सिक्योरिटी के लिए कोई पैक्स करना चाहेंगी? यकीनन पाकिस्तान और सऊदी अरब के दीना ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होने से इस खत्ते में जो बिगाड़ का सबब की वजह हैं वो ममालिक जिसमें इसराइल और भारत ज़र फहरिस्त हैं, उन्हें यकीनन इस पर तशवीश भी होगी और ज़िक्र भी पहुंची है और वो इस बात पे यकीनन झिल्लाए हुए भी होंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस मुआहदे का पाकिस्तान और सऊदी अरब जो ताल्लुकात हैं उसका बराह रास्त भारत पे कोई असर पड़ेगा। आपको इस बात को जहन में रखने की बहुत ज़रूरत है कि भारत के खलीजी रियासतों से बड़े गहरे ताल्लुकात, चाहे वो इक़्तिसादी ताल्लुकात हों, चाहे वो मैन पावर के मामलात हों, उसकी एक बड़ी तादाद लोगों की वहाँ पे भारत के लोग भी मौजूद है और भारतीय हुकूमत से तमाम रियासतों के बड़े करीबी ताल्लुकात, तो उन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, लेकिन अगर उनके अज़ाइम ऐसे हैं कि जिसमें उन्होंने मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई काम करना था तो यकीनन उस पर उन्हें 2 बार सोचना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे इस मामले पर भी नज़र रखने की ज़रूरत होगी कि इस मुआहदे का कहीं वो क़ुव्वतें जो इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान या इसराइल और खलीजी ममालिक के दरमियान मामलात को बेहतर करने की कोशिश कर रही हैं, क्या वो इस मुआहदे का फ़ायदा तो नहीं उठाएंगे? क्या ऐसा तो नहीं होगा कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी मामलात हैं उनकी तरफ वो अनासर जो पाकिस्तान के करीब आना चाहते हैं, पाकिस्तान की टो लेना चाहते हैं, उनको फ़ायदा हो? तो यकीनन पाकिस्तान की जो मिलिट्री क़यादत है, पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत है, उन्होंने इन मामलात को बहुत सोच समझ के और बहुत बारीकबीनी से तय किया होगा और यकीनन इससे न सिर्फ सऊदी अरब को बहुत फ़ायदा है बल्कि पाकिस्तान को भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान की साख एक ऐसे मुल्क की हैसियत से जो इलाके में अमन सलामती का ज़ामिन हो सकता है, वो इस मुआहदे से बहुत वाज़ेह तौर पर उजागर। ये जो दिफाई मुआहदा है, इसके बाद गल्फ़ खित्ते में इसराइल के जो हमले हैं उनको आप रुकता देख रहे हैं और क्या गज़ा मामले पर भी इसका कोई असर होता देख रहे हैं? देखिए, इसराइल का मामला बहुत मुख्तलिफ है। इसराइल पूरे मगरब जिसमें बिलखुसूस अमरीका की सरपरस्ती में जो कुछ कर रहा है वो जारी रखेगा। इसराइल के जो रहनुमा हैं बेंजामिन नेतन्याहू और उनके दाएं बाजू की जो शिद्दत पसंद उनके वज़ीर मौजूद हैं, उन्होंने इस बात का बहुत ही वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि वो नस्लकशी करना चाहते हैं, मुसलमानों को, फ़लस्तीनियों को बेदखल करना चाहते हैं, ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, उस जगह को रहने के काबिल नहीं छोड़ना चाहते, लोगों को ऐसी हालत में रखना चाहते हैं कि जो वो मजबूरन फ़लस्तीन का वो ख़ित्ता छोड़ दें और उसके बाद वो गज़ा पे नहीं रुकेंगे, उनके नज़रें जो है वो मगरबी किनारे पर भी। तो मैं नहीं समझता कि किसी भी किस्म के कोई मुआहदे से इसराइल की रविश पर कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इसराइल को न सिर्फ फ़ौजी हिमायत बल्कि इक़्तिसादी हिमायत, सियासी तौर पर उसकी पुष्टपनाही और वो तमाम चीज़ें हासिल हैं जो कि इंटरनेशनल स्टेज पे उसे चाहिए। आपने देखा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICC, ICJ और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC के वारंट्स के बावजूद इसराइल की किसी किस्म की रविश पे कोई फ़र्क नहीं आया। खित्ते में जब तक कोई ऐसी बात नहीं होती कि जिसमें एक ऐसी क़ुव्वत मौजूद हो इस खित्ते के पास, ऐसी जॉइंट फोर्स कोई मौजूद हो जिसमें जो खित्ते की नेटो की तरह के मुतरादिफ हो और वो इसराइल को इस बात पे मजबूर करे, इससे कम पे किसी बात में इसराइल की किसी भी किस्म की रविश पर कोई कमी महसूस नहीं होती नज़र आती हमें। मुझे यही लगता है कि इसराइल अपनी जो जंगी जुनून है उसे जारी रखेगा। इसराइल ने 6 ममालिक पर हमले कर चुका है और उसके अलावा इंटरनेशनल वाटर्स में फ्रीडम फ्लोटिला पे भी हमले कर चुका है। नॉट अंटिल स्टॉप सपोर्टिंग इजराइल, मेरे ख्याल में ये एक बड़ा रीज़न होगा। बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम एंड आई थिंक एक यही चीज़ हमारे जहन में बार बार आती है कि गज़ा का क्या, उसका क्या होगा, वहाँ जो जेनोसाइड जारी है उसका क्या, और ये सारे जो इत्तेहाद बन रहे हैं जिस मल्टीपोलर वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, क्या ये हमें किसी न्यू नॉर्म की तरफ ले जा सकती है जहाँ गज़ा के लिए और मुसलमानों के लिए भी पीस हो सके। ऑलराइट, एक ब्रेक ले रहे हैं, उसका दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
एक मिनट दफा फिर आपको आगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल, हमसे जुड़े रहने के लिए बेहद शुक्रिया। सैलाब की सूरत हाल किस तरफ जा रही है? थैंकफुली वी आर आउट ऑफ दैट कैटास्ट्रॉफी, लेकिन ये है कि चैलेंजेस अभी ख़त्म नहीं हुए हैं और हमें ये पता है कि हमें उन लोगों की रिहेबिलिटेशन भी करनी है एंड एट द सेम टाइम सिंध इस फेज़ से अभी गुजर रहा है, उसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा टू फिगर आउट कि यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों ने सफ़र किया है। हाँ, बट उस सब के बीच में आलमी मालियाती फ़ंड IMF का मिशन जो है वो 25 सितंबर को पाकिस्तान का दौरा करेगा। अब ये मुज़ाकरात जो हैं वो $7 अरब की जो तौसी फ़ंड सहूलत है, एक्सटेंडेड फैसिलिटी फ़ंड, उसके तहत दूसरी जायज़ा गुफ्तगू होगी। इसके बाद तीसरी किस्त की मद में $1.1 अरब जारी होने के हैं। वफ्द अपने दौरे के दौरान मार्च ता जून सहमाही पर अहम मुआशी अहदाफ पर अमल दरामद का जायज़ा भी लेगा। बिल्कुल, और IMF के पूरा उतरने के इम्कानात रोशन हैं, जिसमें ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं, फिर इसके अलावा स्वाप पोजीशंस हैं, और फिर इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ खाकान नजीब साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू खाकान साहब। अब एक नया हदफ है, हमें ये पता है कि IMF का जो एक जायज़ा वक्त आना है, उसने विज़िट करना है, उसने देखना है कि माशियाती तौर पर हम कहाँ खड़े हैं। When I look at this right now, IMF अब हमसे क्या चाहता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब पाकिस्तान की ऑलरेडी इकोनॉमिक स्ट्रगल बढ़ गई है, हम उन लोगों को फैसिलिटेट करना चाहते हैं जिन्होंने इसमें नुकसान उठाया है, बट हमारे डेफिसिट्स भी हैं, उनको भी हमने पूरा करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त मुल्क में जो रिलेटिव स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, जिसका आसान मतलब ये है कि कीमतों के बढ़ने की शरह, अफरात ज़र, इन्फ्लेशन जिसे आप कहते हैं, वो पिछले साल 5% पे आ गई थी। याद रखिए कि इससे 2 साल पहले यानी कि 2023 में 29% कीमतें बढ़ी, फिर उसके ऊपर 2024 में 24% बढ़ी, फिर 2025 में 5% बढ़ी। सो लोगों को जो थोड़ा सा रिलीफ ये मिला कि कीमतों के बढ़ने की शरह कम हुई। इसी तरह जो बैरूनी खसारा था, आपने सही जिक्र किया, वो भी सरप्लस में आ गया था, जिसका मतलब है इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स माइनस रिमिटेंसेस। हमारे पास पैसे मौजूद थे और फिर हमारे रोल ओवर्स जो दोस्त ममालिक के साथ $12 अरब के हुए, तो हमें फाइनेंसिंग भी अवेलेबल हो गई। हमने 25-26 अरब डॉलर का कर्जा जो है उसको रोल ओवर्स और कुछ वापस करके और कुछ नया कर्जा लेकर पूरा कर दिया। ये तो था 2025। इसकी जो जैसे कहीं ना कि एक तरह से जो तकलीफ होती है वो ये होती है कि आप इकोनॉमी को स्लो करते हैं तो जो ग्रोथ है दैट टेक्स अ हिट। तो जो ग्रोथ है वो 2.5-3% के दरमियान रह जाती है। इससे उतनी नौकरियां नहीं निकलती जितनी निकलनी चाहिए। अब हम खड़े हैं यहाँ पे, तो हमारे बहुत से स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं, उन पे रिव्यू होगा। उसका क्या मतलब है कि आपने कहा हम PIA अगस्त में बेच देंगे, स्ट्रक्चरल बेंचमार्क नहीं है, पर आपने कहा पर PIA की डील नहीं हुई तो आप उस पर बात करेंगे। फिर आपने कहा कि हम SOE लॉ को रिव्यू करेंगे, उस पर देखा जाएगा कि वो 10 कंपनीज जिनके बारे में रिव्यू होना था, क्या वो रिव्यू हो गया, गवर्नेंस रिपोर्ट पब्लिश हो गई। सो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स, इंडिकेटिव टारगेट्स, क्या आपने अपने सारे इंडिकेटिव टारगेट्स FPR के, स्टेट बैंक के ज़खायर के और क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जिसमें स्वॉप्स और बाकी चीज़ें शामिल हैं जिनका आपने जिक्र किया, आई थिंक क्वांटिटेटिव टारगेट्स पे पाकिस्तान ठीक होगा। ओवरऑल जो मैक्रो फ्रेमवर्क है उस पर एक डिस्कशन करनी पड़ेगी। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि क्या फ्लड्स के बाद आप वाकई, आपने कहा 4.2% ग्रोथ होगी, IMF ने कहा नहीं, ये 3.6% होगी। अब मेरा ख्याल है 3.6% भी मुश्किल लग रही है। 3.25 की बातें कर रहे हैं आप, फिर कहिएगा 3.25। मैं कह रही हूँ अब जो लास्ट नंबर मैंने आई रेड इट समवेयर, इट वाज कि ये 3.6 से भी नीचे जाके 3.2 पे जा सकती है। इज इट सो? राइट। सो अगर ग्रोथ कम हो जाती है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की एक्सपेंशन है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग की रिवाइवल है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है स्लो रही है, पिछले माह में कुछ बेहतर हुई है। इसी तरह एग्रीकल्चर की ओवरऑल जो ग्रोथ है वो कम होगी और सर्विसेज सेक्टर में भी उतनी एक्टिविटी नहीं होगी। अगर आपकी ग्रोथ 3 के करीब होती है तो आप नौकरियां मुश्किल से 1 मिलियन निकालेंगे। 2.5-3 मिलियन लोग जो हैं सालाना की बुनियाद पर एंटर करते हैं जॉब मार्केट में। सो पाकिस्तान जहां खड़ा है, आई थिंक इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू मेक श्योर कि IMF के साथ जो एंगेजमेंट है वो चलती रहे। ये बात बिल्कुल ठीक है। FPR के टारगेट को रिव्यू करना पड़ेगा, 14,100 अरब शायद नहीं होगा,
मेरा जाती ख्याल है कि आफ्टर ऑल सीइंग द इकोनॉमी जैसे अभी बिहेव कर रही है, ये 13,500 अरब के करीब मॉडल होगा। फिर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना इज द फॉलोइंग, जस्ट इन वन लाइन। देखिए IMF की एंगेजमेंट जो है वो मुल्क के जो दरीना मसाइल हैं उनको हल नहीं कर सकती। प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन, लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रेमवर्क, पर उसने आपको एक मौका दिया है, एक स्पेस दी है, एक टाइम दिया है कि आपके पास रिजर्व 14 अरब डॉलर के खड़े हैं, तो आपको कोई ऐसा जिसे कहेंगे डर नहीं है, ऐसा खौफ नहीं है कि आपकी पेमेंट्स नहीं होगी। अब आप जब तक इन स्ट्रक्चर्स को दुरुस्त नहीं करेंगे, मसलन एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत, वाटर मैनेजमेंट की सलाहियत, डैम्स बनाना, पॉन्डिंग करना, रिवर्स के फ्लोज को ठीक करना, ग्लेशियर मेल्टिंग को देखना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि पाकिस्तान के लिए ना 78 साल में, ये मैं बार बार कहता हूँ कि 10 मई के बाद, US की इंगेजमेंट के बाद, चाइना के इंगेजमेंट के साथ, ये सब चीज़ें दुरुस्त हैं। ये एक नादिर मौका है, बट जब तक अपने घर की स्ट्रेंथ को ठीक नहीं करेंगे, पैदावारी सलाहियत को ठीक नहीं करेंगे, एनर्जी सेक्टर को रीवैम्प नहीं करेंगे, जो बच्चे स्कूल में पुअर क्वालिटी एजुकेशन में उसको अपग्रेड नहीं करेंगे, हेल्थ के इंडिकेटर्स की तरफ प्रोविंसेस तवज्जो नहीं देंगी, तो ये जो ओवरऑल ग्रोथ का फ्रेमवर्क है ये ठीक नहीं होगा। और बार बार हम इसी तरफ जाएंगे कि जैसे ही इकोनॉमिक ग्रोथ की एक्सेलरेटर पे पांव रखेंगे, बैरूनी के सारा बढ़ेगा, बैरूनी के सारा बढ़ेगा, दोबारा बैक टू द IMF। आई रियली होप कि अथॉरिटीज को अदराक हो इन सब चीजों का। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपने नादिर मौके की बात की है, तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं अगेन पाक सऊदी माहदे की बात करूं, नॉट द डिफेंस साइड ऑफ इट, लेकिन बहुत सारे लोग उससे उम्मीदें लगा के बैठे कि देखिए पाकिस्तान के पास द इकोनॉमिक साइड ऑफ दैट पैक्ट वो क्या है, हमें भी ज़रा बताएं। ऑल्दो कि बहुत सारी चीज़ें भी सामने नहीं आई हैं, लेकिन एक लेमैन ये सोच रहा है कि पाकिस्तान के पास अस्करी क़ुव्वत है देने के लिए, सऊदीया के पास रिसोर्सेज है देने के लिए, तो क्या इस तरीके से मामला चलेंगे? आपके पास क्या खबरें हैं? देखिए, आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ बोथ, राइट। डिफेंस माहिदे पहले भी पाकिस्तान ने किए, एंड इट्स गुड कि हम वैसे भी हम अल्लाह के घर के रखवाले हैं, हरमैन शरीफैन को तो हम करते ही हैं प्रोटेक्ट, दैट गोज विदाउट सेइंग। एक अच्छी बात है कि ये मुआहदा हुआ है, पर सऊदी की एक पहली सपोर्ट आपको है, 5 अरब डॉलर उन्होंने आपके पास एक डिपॉजिट रखा हुआ है, और इसका जो मार्कअप रेट है, आप जाते हैं ना बैंक में डिपॉजिट रखते हैं, बैंक आपको कोई उस पर एक जैसे कहेंगे मार्कअप देता है या प्रॉफिट देता है, वो कदरे कम है कंपेयर टू इवन द चाइनीज। सो दैट्स नंबर वन थिंग। जब बहुत ज़रूरत थी और IMF के साथ इंगेजमेंट नहीं हो रही थी, तो सऊदीज़ ने प्लेस किया, ये 5 अरब डॉलर स्टेट बैंक में पड़ा हुआ है, इसीलिए आपके रिजर्व भी 14 अरब डॉलर के दिखाई दे रहे हैं। ये आपने अच्छा किया ये सवाल किया। पर अब बियॉन्ड दैट, लेट्स से कि आप चाहते हैं कि माइंस एंड मिनरल्स में उनका इंटरेस्ट हो, है इंटरेस्ट, मतलब आई कैन टेल यू विद ग्रेट प्राइड एंड विद ग्रेट ऑथेंटिसिटी, वो रेकोडिक में भी एक सऊदी इंटरेस्ट है, सो मे बी यू विल सी समथिंग देयर। बियॉन्ड रेकोडिक आपके पास माइंस एंड मिनरल्स की एक बेल्ट तो है, इसमें तो कोई दो आरा नहीं हो सकती। जो टाइटेनियम बेल्ट है वो एक दुनिया की ऐसी बेल्ट है, कॉपर, गोल्ड, जिंक, लिथियम और रेयर अर्थ मेटल्स मौजूद हैं, पर उस सब को क्या आप अमली जामा पहना सकते हैं? क्या आप गवादर पोर्ट पे अब भी उसको ठीक करके आप ले जा सकते हैं? बहुत पैसा चाहिए उस चीज़ के लिए। सो ये पूरा जो फ्रेमवर्क है, 8 अरब डॉलर, तो मेरा ख्याल है इस वक्त रेकोडिक की क्लोजिंग आ रही है, ये आपने फाइनेंसिंग अरेंज करनी है। सो एम्बियंस, आपने जो सवाल किया उसका जवाब इवन माइंस एंड मिनरल्स में ये है कि द एम्बियंस, द इंफ्रास्ट्रक्चर, द सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, दी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, ये सब आपने क्रिएट करने हैं अगर वहाँ इंटरेस्ट आए। आगे चलिए, उनका एग्रीकल्चर में एक इंटरेस्ट है, क्यों इंटरेस्ट है? वो ये इंश्योर करना चाहते हैं कि उनकी फूड सिक्योरिटी जो है वो चलती रहे। अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप अपनी एग्रीकल्चर में, ये तो ठीक है कि आप उनको कॉर्पोरेट फार्मिंग में इंटरेस्ट दें, पर आप अपनी पैदावारी सलाहियत, पांचों जो स्टेपल क्रॉप्स हैं उनमें पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत जो है वो कहीं आधी है, कहीं 1/3 है कंपेयर टू द वर्ल्ड्स बेस्ट। और जो हमारा छोटा फार्मर है उसकी प्रोग्रेसिव फार्मर से कंपेयर करें तो वो तो बहुत कम प्रोडक्टिविटी है, तो पूरे मुल्क की कम आती है। सो ये सेकंड एरिया है। बार बार मैं ये कहूंगा कि इंटरेस्ट दुनिया भर से आ सकता है, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इंटरेस्ट वहीं जाता है जहां पे उनको एनर्जी एफिशिएंसी, डीरेगुलेटेड मुल्क, जहां पे उनको काबिल लेबर, जहां पे उनको फ्लो ऑफ इनटेक एंड आउटटेक ऑफ मनी। What I'm trying to say is कि it's the time for us to create that ambience। और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कहूँगा कि आखिर फिर सारे मुल्क क्यों नहीं कर लेते? सवाल तो ये होना चाहिए। उसका जवाब बहुत आसान है, ये सिर्फ वही ममालिक कर सकते हैं जिनमें ऐसे इंडिविजुअल्स,
ऐसे प्रोफेशनल्स उन जगहों पे तैनात होते हैं जो इन चीज़ों को इतनी ही डेप्थ से, जो 10 मिनट में अभी हमने गुफ्तगू की है, समझते हैं, ऑपरेशनलाइज करते हैं और उन फ्रेमवर्क्स को पाए तकमील तक पहुंचाते हैं। आई रियली होप कि पाकिस्तान जो है वो इस तरफ, इस नादिर मौके को, जो मैं कहता हूँ शायद 78 ईयर्स में प्रॉबेबली वन ऑफ द बेस्ट है, उससे फ़ायदा उठाएगा और अपने घर की जितनी चीज़ें मैंने आज एक्सप्लेन की हैं, स्टार्टिंग विद एग्रीकल्चर, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग को ठीक करना उतना आसान नहीं होगा, और सर्विस सेक्टर को, जो हमारे आईटी और आईटीईएस के लड़के लड़कियां हैं, उनकी क्वालिटी को अपग्रेड करके फ़ायदा उठाएगा। इससे एक स्टेबिलिटी जो है वो ग्रोथ फेज में चली जाएगी और पायदार अमल, नौकरियां क्रिएट, जिसको असल में हमारा एम है, वो आ जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। डेफिनेटली को कंसिस्टेंट होना होगा, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, अपनी पॉलिसीज़ को वायबल बनाना होगा और ग्रोथ के सेक्टर्स को मज़ीद एक्सप्लोर करना होगा। ये सब तब होगा जब हम हर साल सैलाब से तबाह नहीं हो रहे होंगे। और अगर हमें पता है कि ऐसा होने जा रहा है, हम उस पे क्या कर रहे हैं? नेचुरल डिजास्टर का बजट क्यों नहीं होता हर साल? नहीं, हम बजट क्यों रखें? हम उसके पहले तैयारी क्या कर रहे हैं? नहीं। हम उससे पहले क्या तैयारी कर रहे हैं? दो चीजें फैसल, एक तो ये कि हर मुल्क का एक बजट होता है ताकि फिर आपको दूसरे प्रोग्राम से पैसे निकाल के किसी इस तरह के फंड में ना डालने पड़े, और एट द सेम टाइम आप प्रिकॉशंस भी ले रहे होते हैं कि आप उस डिजास्टर का कम से कम नुकसान उठा सकें। हाँ, कीप इट सिर्फ ये नहीं कि सैलाब के आने के बाद खर्च करने के लिए, लेकिन सैलाब से आने से पहले के लिए, उसके लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं। खैर, ये तो एक लंबा टॉपिक है कि हमने अभी भी जो काम किया है वो कितना सस्टेनेबल है, ये तो बहुत आगे की बात है। हम तो सिर्फ इसी से लड़ते रहते हैं। तो हम ज़रा नौशेरा फ़िरोज़ का रुख कर लेते हैं। जो करंट सिचुएशन है सैलाब की, वो क्या है? मुजफ्फर अब्बासी हमारे नुमाइंदे वहाँ से मौजूद हैं। मुजफ्फर, ज़रा बताएं इस वक्त क्या सिचुएशन है यहाँ पे? जी बिल्कुल, ज़िला नौशेरा फ़िरोज़ की मैं बात करूँ तो ज़िला नौशेरा फ़िरोज़ में दरियाए सिंध में जो है वो सैलाबी सूरत हाल जारी है। ज़िला नौशेरा फ़िरोज़ से गुजरने वाले दरियाए सिंध में जो है वो दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला जो है गुजर रहा है। इस टाइम पे 4.5 लाख क्यूसिक के करीब जो है वो पानी का रेला गुजर रहा है। मैं इस टाइम पे दू मोरो पुल पे मौजूद हूँ। यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जितने भी देहात हैं, कच्चे के इलाके, वो बिल्कुल पानी में डूब चुके हैं। लोग जो है वो नकल मकानी करके महफूज मुख्तलिफ जगहों पर मुंतकिल हो चुके हैं। गवर्नमेंट की बात करूं तो उन्होंने मुख्तलिफ रिलीफ कैंप पे और हेल्थ कैंप से, और इसके अलावा जो है वो डेली बेसिस पे डिप्टी कमिश्नर नौशेरा फ़िरोज़ अरसलान सलीम जो है वो विज़िट कर रहे हैं। मेरे साथ इस टाइम पे मोहम्मद मूसा गुंदल साहब मौजूद हैं, जो कि सैलाब के हवाले से फ्लड में जो है वो डिस्ट्रिक्ट पर फोकल पर्सन मुकर रहे हैं। उनसे पूछेंगे सर क्या सूरत हाल है, कितने गाँव डूब चुके हैं और पानी का जो है वो कितना नुकसान कर चुका है, क्या क्या गवर्नमेंट ने जो है वो रिलीफ दिया गया है? जी, मैं आपको बताता चलूँ, ज़िला नौशेरा फ़िरोज़ में 48,000 के लगभग जो आबादी है वो कच्चे में मौजूद है। बेसिकली हमारी वो 16 यूसीज़ हैं, यूनियन काउंसिल हैं, जो पार्शली कच्चे में भी हैं, बाहर भी है। तो नेचुरली वो तो उन्होंने डूबना है, चूँकि कच्चा जो है वो दरिया के अंदर है सारा इलाका। 15,000 के लगभग लोग जो है रिलीफ कैंपों में हैं। बाकी लोग जो हैं अपने तौर पे अपनी फैमिली के रिश्तेदारों के पास चले जाते हैं, क्योंकि कल्चर के लिहाज से वो कैंपों में रहना पसंद नहीं करते। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से कैंपों में आपकी मेडिकल की फैसिलिटी है और बाकी सारी सहूलतें हैं, आपको दी जा रही हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने जो तैयारी की थी और सुपर फ्लड की तैयारी की थी, इस वक्त हमारे पास 4.5 लाख क्यूसेक गुजरा है पानी का, तो इसमें कोई ख़तरे की बात नहीं है। बंद हमारे मजबूत हैं। आपाशी काम जो है 1-2 महीने से मुसलसल गश्त भी कर रहे हैं, उसको बंद को मजबूत भी कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि आज के बाद ये पानी की जो सतह है, जो रेला है, वो कम होना शुरू हो जाएगा। शुक्रिया जी। ठीक है, बिल्कुल बहुत शुक्रिया मुजफ्फर अब्बासी, इस हवाले से आप हमें डिटेल्स दे रहे थे। एट द सेम टाइम उस वक्त ठट्टा में क्या सूरत हाल है ये भी जान लेते हैं। नज़ाकत शाह हमारे नुमाइंदे हैं, मैं वहाँ से अपडेट करेंगे। बताइएगा क्या सूरत हाल वहाँ पर बनती नज़र आ रही है, अतराफ़ की आबादियों की क्या सूरत हाल है, रेस्क्यू के हवाले से बता दीजिए। जी बिल्कुल, ठट्टा सजावल पुल के मकाम पर सैलाबी सूरत-हाल के बायस जो कई इलाके ज़ेराब आ गए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल रमज़ान मल्ला में। यहाँ पर आपको बताएं कि इस स्कूल में सैलाबी पानी दाए, अगर मेरा कैमरा मैंने इस तरफ देखा है कि सैलाबी पानी ने पूरे स्कूल को लपेट लिया है। स्कूल के बैक साइड सैन और यहाँ पर जितने भी स्कूल की क्लासरूम है वो भी पानी से उसमें पानी दाखिल हो गया है। क्लासरूम में जो
वहाँ पानी दाखिल होना शुरू हो गया है, जिसके बाद स्कूल का जो तदरीसी अमल वो बंद किया गया है। यहाँ पर पढ़ने वाले जो बच्चे इस वक्त अपनी तालीम से महरूम हो गए हैं। स्कूल में पानी दाखिल होने की वजह से बच्चों के भी सख्त मुतासर हुए हैं। आपको बताएं कि इस वक्त जो सैलाबी पानी ने इस पूरे इलाके को लपेट में ले लिया है, जिसके बाद यहाँ के इलाका मकीन सख्त परेशान है। जी ठीक है, आप हमें नज़ाकत अपडेट कर रहे थे। अब ज़रा सखर का रुख कर लेते हैं। शाहिद अली हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, जहाँ पे गुड्डू और सखर बैराज की डाउन स्ट्रीम में सैकड़ों एकड़ पर खड़ी जो चावल और दीगर अजनास की फसलें, उनको नुकसान तो पहुँचा है, लेकिन साथ ही एक बाय प्रोडक्ट भी आया है। बड़ी तादाद में मछली भी आ गई सैलाबी रेले में। और उस पर हम देख भी रहे हैं कि लोगों ने उसको पकड़ के और उसका बेचना भी शुरू कर दिया है। तो ज़रा ये जो लोग ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कर रहे हैं, हमें ज़रा बताएं शायद इस हवाले से। दरिया सिंध में गुड्डू और सखर बैराज से ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला जो है वो उतर गया है। अब जो है यहाँ पर दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला है जो यहाँ से गुजर के जा रहा है। सखर बैराज पर अब भी पानी की सतह 4 लाख क्यूसिक से ज़्यादा। तो यहाँ से जो गुड्डू बैराज और सखर बैराज की डाउन स्ट्रीम में जो है वो इस सैलाबी रेले से जो नुकसानात हुए हैं वो फसलों के हुए हैं। सबसे ज़्यादा चावल की फसल को नुकसान पहुँचा है। बाज़ अज़ला में जो है वो कपास की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, जबकि तिल और दीगर अजनास की फसलों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। जो जानवरों का चारा था, जो मवेशियों के लिए चारा है, उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। यहाँ सूरत हाल ये है कि नुकसानात के हवाले से फसलों को नुकसान पहुंचा है, कोई जानी नुकसान खुदा न खास्ता सिंध में नहीं पहुँचा है। जो अच्छी बात है वो ये है कि कच्चे के इलाकों में जो है वो जितने भी झीलें और तालाब थे वो पानी से भर चुके हैं, सैलाबी पानी से। इसलिए मौसम सरमा में मकामी लोगों को जो है वो पानी की कोई परेशानी नहीं होगी, उनके मवेशियों को पानी की परेशानी नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि इस सैलाबी रेले में बहुत ज़्यादा मछली जो है वो दरियाओं में आई है और दरिया सिंध में भी इस वक्त वाफिर मकदार में मछली मौजूद है, जिसके बायस यहाँ के माहीगीर जो है वो मल्लाह बरादरी माहीगीर बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये जो मछली है इससे इनका रोज़गार चलता है। और इस वक्त जो है इस दरियाई पानी में, इस सैलाबी पानी में बहुत ज़्यादा जो है मछली, मुख्तलिफ़ इक़साम की मछली यहाँ पर आई है और इससे जो है वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। शायद अगर आप हम बात कर रहे हैं, थैंक यू शायद आपका, अगर आप इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें तो इसके बाय प्रोडक्ट से आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं। सिर्फ मछली वाली बात नहीं, लेकिन जैसे शायद बता रहे थे कि जो आसपास की झीलें हैं उनमें पानी भर गया है। लोगों को अपने लिए, जानवरों के लिए भी अब शॉर्टेज नहीं होगी इन द विंटर सीजन अगर आप कंट्रोल करें। अगर देखिए यही पानी जो यहाँ पर आया है, इसके लिए हमारे पास प्योरीफाइंग कोई लोग हो तो वो लोग जो कि साफ पानी वहाँ पर नहीं हासिल कर पाते हैं, उनके लिए भी एक सिस्टम क्रिएट हो सकता है। वेल विद दैट वील टेक अ लिटिल बिट ब्रेक, सी यू आफ्टर दिस। वेलकम बैक अगेन। और कुछ ज़रा बात कर लेते हैं एक एहतजाज के बारे में। इट्स बिन गोइंग ऑन सिंस अ व्हाइल, लेकिन ये दोबारा से स्पॉटलाइट में आया है। अनोखा एहतजाज। हाँ एग्जैक्टली, अनोखा एहतजाज भी है। और म्यूज़िक टीचर ने हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज जारी रखा हुआ है और इस एहतजाज में ये गाना बजाना, साज बजाकर इसको एहतजाज किया जा क्यों हो रहा है गाना बजाना? एक्चुअली ये मामला कुछ ऐसे हैं कि जो टीचर्स हैं इनको 2.5 साल से जॉइनिंग लेटर्स ही नहीं दिए गए हैं और असातिज़ा ने कराची प्रेस क्लब पर एक एहतजाजी मुजाहिरा किया है और उनका ये कहना है कि इससे पहले भी उनको कहा गया है कि जी अब हो जाएगा और अब हो जाएगा, लेकिन जॉइनिंग लेटर्स उनको दिए नहीं जाते। ऑल्दो गवर्नमेंट का ये कहना था कि वो इनके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, अपने फोक को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब हो जाएगा सुना सुना लग रहा है, लेकिन खैर। साद गुज्जर हमारे नुमाइंदे कराची से मौजूद हैं। साद, ये म्यूज़िक टीचर्स क्या मामला है इनका, और आगे किसी ने इनकी सुनी? इनको तो आगे किसी को सुनना ही चाहिए लाजमी। बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची प्रेस क्लब पर मौजूद हूँ और अगर बात कर ली जाए यहाँ पर मुख्तलिफ लोग आके यहाँ पर एहतजाज करते हैं और अपने जो है वो सुनवाई के लिए आवाज़ यहाँ पर उठाते हैं। इस वक्त मेरे रकब में आप देख रहे होंगे, आपको यहाँ पर सिंगर्स नज़र आ रहे होंगे। इन सिंगर्स के 7वां दिन है जो यहाँ पर ये एहतजाजन यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर सिंगिंग भी चल रही होती है। मुख्तलिफ शोबों के लोग यहाँ पर आ रहे होते हैं, इनके साथ आके बैठते हैं, मिलते हैं और वजूहात क्या हैं ये जानते हैं कि ये एहतजाज करने की सर वजह क्या है। हमें 3 साल पहले टेस्ट ली गई थी IBA के थ्रू। हाँ, उस टेस्ट में यानी 3000 प्लस कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे और 750 जो वो वैकेंसीज थे, पास सिर्फ और सिर्फ 319 जिनको सरदार शाह ने खुद अपने हाथों से आप पर आर्डर दिए थे। तीसरा साल चल रहा है, हम एहतजाज पे एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हमें ज्वाइनिंग लेटर तो नहीं मिला।
2 माह कबल यहीं पे एहतजाज था। सरदार शाह का वफद आया था, HR डायरेक्टर किशोर कुमार, उसने हमसे 40 दिन मांगे थे कि भाई 40 दिनों में हम आपको ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं। 40 दिन को 70 दिन गुजर गए लेकिन हमें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। 7वां दिन हम यहाँ पे कैंप कायम करके बैठे हैं। 2 दिन पहले पुलिस ने चढ़ाई करके मेरा यकारा तोड़ा है, हमारे साजो सामान तोड़े हैं, मेरे 10 साथियों को गिरफ्तार करके लेके गए। तो यानी इस सारे अमल के ख़िलाफ़ और जो शाह जो रिसालो जो मुक़द्दस किताब है हमारे लिए, उसकी बेहुरमती करना, उसको नीचे फेंकना, तो इस सारे अमल के ख़िलाफ़ हम बहुत बड़ा एहतजाज कर रहे हैं और यही पुरअमन डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें ज्वाइनिंग लेटर दो। यानी कुछ दिन पहले जो है वो सिंध हुकूमत ने बोला था कि जो कच्चे के डाकू हैं, धाड़ेल हैं, वो हथियार अगर डाल दें, छोड़ दें तो हम उनको रोज़गार भी देंगे, अच्छी लाइफ भी देंगे। मुझे क्या मैसेज मिल रहा है कि यानी जब मैं नौजवान हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, IBSE टेस्ट पास करके मैं आया हूँ, तो मुझे यानी सरेआम रोडों पर बिठा के यानी आज अमन का आलमी दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और अमन के सफ़ीरों को रोडों पर बिठाया गया इन सिंध हुकूमत की तरफ से। डाकुओं को ये ऑफरें दी जा रही हैं कि हम बहुत अच्छी लाइफ देंगे। हम पढ़े लिखे नौजवानों को मायूस रहे हैं, दहशतगर्दी की तरफ धकेल रहे हैं ये लोग। जी, हमारे साथ वो असातिज़ा मौजूद है जो कि टीचिंग जो है वो टेस्ट पास करके यहाँ पर मौजूद हैं। 319 ऐसे टीचर्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ जो है वो शोबों से ख़ास तौर पर सिंगिंग के शोबे से जो है ये वाबस्ता हैं और इनका एक ही मुतालबा है, पिछले 7 रोज़ से यहाँ पर जो है वो बैठे हुए हैं, जिनका एक ही मुतालबा है कि हमने जो आपसे स्टैंड कि इन लोगों के लिए कितना पेनफुल है। पिछले 3 साल से ये इंतज़ार कर रहे हैं कि इनको नौकरियों में कब एडजस्ट किया जाएगा। बोल न्यूज़ हमेशा ये कोशिश करता है कि उन लोगों की आवाज़ अवाम बाला तक पहुँच जाए, हुकूमत तक पहुँच जाए जो कि इसका हल निकाल सकते हैं। वी रियली होप कि इनको कोई इनके मसले का हल मिल जाए। एक और बड़ा अहम मामला, सितंबर को दुनिया भर में ब्लड कैंसर की आगाही के महीने के तौर पे मनाया जाता है। एक सर्वे है और सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 8 से 10 हज़ार बच्चे ये जो मूजी मरज़ है इसका शिकार होते हैं। अब इसमें गैर वाज़ेह थकन, बार बार इन्फेक्शन, मामूली चोट पर नील पड़ना, रात को पसीना आना, बुखार, अचानक वज़न में कमी, ये सारी अलामात जो हैं वो ब्लड कैंसर की होती हैं अलॉन्ग विद अदर सिम्टम्स एज वेल एक्चुअली। और 25 लाख बच्चे जो हैं हम देख रहे हैं कि इसी तरह से इस बीमारी में मुब्तला होकर अराउंड जो है वो अपनी ज़िंदगी हार जाते हैं। तो इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और इस महीने को ख़ास तौर पर बच्चों में कैंसर का हो जाने के लिए सर्व किया जाता है और इस पर बात की जाती है ताकि इस पर अवेयरनेस आ सके। हमारे साथ डॉक्टर मुनीरा बुरहानी मौजूद हैं। आप माहिर अमराज कैंसर भी हैं और ऑन्कोलॉजिस्ट, बीइंग एन ऑन्कोलॉजिस्ट, आज हमारी रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू डॉक्टर साहिबा। वी नो कि पाकिस्तान में तो अवेयरनेस की भी कमी है। हम बहुत सारे बुखार जब बच्चों को कंसिस्टेंटली हो रहा होता है, हम उसे नॉर्मल बुखार की तरह डील कर रहे होते हैं और हमें बहुत देर में पता चलता है एंड देन तब तक शायद देर भी बहुत हो चुकी होती है और फिर जो इलाज पहले ही बहुत महंगा है उसको रिकवर करने में और ज़्यादा आपके पैसे लगते हैं बिकॉज स्टेज ऊपर जा चुकी होती है। तो ज़रा मुझे ये बताइए कि मुझे या किसी भी आम फहम शख्स को ये कैसे पता चले कि मुझे ये टेस्ट करवा लेना चाहिए जिससे पता चल जाए कि ये बच्चे की बीमारी, कोई भी बीमारी बार बार क्यों आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है क्योंकि लोगों को अवेयरनेस का बहुत ज़्यादा फुकदान है। लोग समझते हैं कि कोई बुखार हो रहा है, बार बार बच्चा बीमार हो रहा है, उसका रंग ख़राब हो रहा है, पीला पड़ रहा है, खाना पीना कम हो गया है और उसका गला बार बार ख़राब हो रहा है या उसके गले में गुदूद बन रहे हैं या पेट जो है वो फूल रहा है जिगर या तिल्ली की वजह से, हाथ पाँव में शदीद दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है। और तो ऐसी सूरत हाल में उनको अपना सिंपल ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए जिसको हम CBC कहते हैं। ब्लड टेस्ट है वो आम सा टेस्ट है, 500 to 600 रुपीज़ में हो जाता है और उससे आपको ये पता चल जाता है कि खून के अंदर कोई ख़राबी है, खून के अंदर वाइट सेल्स जो है वो जो है कैंसर वाले मौजूद है या नहीं है और उनके अंदर खून की कमी है, प्लेटलेट्स की कमी है। ये सारी चीज़ें आपको एक सिंपल ब्लड टेस्ट से पता चल जाती है। उसके बाद जो है हम एज अ हीमेटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट जो हैं फर्दर टेस्ट करते हैं जिसको हम बोन मैरो का टेस्ट कहते हैं, जिससे हम डायग्नोस करते हैं कि कौन सा टाइप का ये ब्लड कैंसर है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जहन में मेरी बात आई थी, देखें
जब वाइट ब्लड सेल्स बढ़ते हैं तो लोग समझते हैं कि जी इन्फेक्शन है, कोई भी इन्फेक्शन है, इसकी वजह से एंटीबॉडीज़ फाइट कर रही हैं और ये सारी सूरत हाल है। लोग उसके बाद भी अलार्म नहीं होते, सो मच सो कि जो एक नॉर्मल फिजिशियन है कभी वो भी आपको नहीं बता पाता कि इसके लिए आपको मज़ीद टेस्ट की जानिब जाना चाहिए। जी यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए वाइट ब्लड सेल्स जब बढ़ रहे हैं, वो जो सेल बढ़ रहे हैं वो ख़राब वाले सेल्स हैं, वो नॉर्मल हेल्दी सेल्स नहीं है जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपके जो वाइट ब्लड सेल है जिसको हम ब्लास्ट कहते हैं या एबनॉर्मल मोनोन्यूक्लियर सेल्स कहते हैं, ये एबनॉर्मल सेल्स है। तो ज़ाहिरी बात है अगर आप अपने डॉक्टर के पास जा रहे हैं और डॉक्टर आपको सही तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहा है, तो आपका काम है कि आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास फ़ौरन जाएं और अपना जो मसला है उसको डिस्कस करें, अपने बच्चों को लेके जाएं ताकि प्रॉपर उनकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन हो और प्रॉपर उनकी डायग्नोसिस हो। क्योंकि देखिए कोई भी कैंसर है, अगर उसका बर वक्त अगर डायग्नोसिस नहीं होगा, सही डायग्नोसिस नहीं होगा, तो इलाज मुमकिन नहीं है। और जब हमारे पास पेशेंट्स बहुत देर से आते हैं तो कोई भी फिजिशियन, कोई भी स्पेशलिस्ट उसका कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसकी स्टेज बढ़ चुकी होती है कि वो लाइलाज हो जाता है। डॉक्टर साहबा, ये छोटे बच्चे हैं जो कि वल्नरेबल हैं या फिर एल्डरली हैं जो कि वल्नरेबल होते हैं, वल्नरेबल इन द सेंस क़ुव्वत मुदाफ़ियत के मामला, ठीक है। अब इसमें एक तो चीज़ हो गई, चलिए अर्ली स्टेज पे डायग्नोस हो गया, प्रोग्नोसिस हो गया, सारी चीज़ें हो गई, बट देन जो लोग नहीं समझते वो है द मैनेजमेंट ऑफ द डिज़ीज़। बच्चा हो कि बूढ़ा हो, बहुत ज़्यादा वो परेशान हो रहा होता है, अरे यार मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, मुझे इचिंग हो रही है, या मेरा हार्ट रेट बढ़ रहा है, या जिस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो नॉट ओनली इसकी अर्ली डायग्नोसिस प्रोग्नोसिस ज़रूरी है, बल्कि जो आसपास के लोग हैं, जो उनके तीमारदार हैं, जो उनके रखवाले हैं, उनको ये चीज़ प्लीज़ आप समझाइए, और आई होप आप समझाती भी होंगी, ये चीज़ ज़रूर समझाइए कि भाई इनकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग सबसे ज़्यादा एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वो लव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। व्हाट इज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ, मुझे ज़रा एक्सप्लेन करें लोगों को देखने के लिए ताकि आसानी हो। देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जब हम डायग्नोस कर लेते हैं और पेशेंट के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, फैमिली मेम्बर्स हमेशा हमारे पास आते हैं, साथ आते हैं उनके, ठीक है। तो हम पूरी डिज़ीज़ के बारे में, उनकी प्रोग्नोसिस कैसी है, उनको कैसे लेके चला जाएगा, उनको कौन सी दवाइयाँ मिलेंगी, किस तरह का इलाज होगा, कितने साल का इलाज होगा, ये सारी डिस्कस होती है चीज़ें, ठीक है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि आपने खाली दवाई दे दी, क्योंकि हर दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो हमें इसी पेशेंट्स को बताना होता है कि देखें आपने प्रॉपर फॉलोअप पे आना है, फॉलोअप पे आना। और अगर आपको कोई भी चीज़ हो रही है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, या आपको लग रहा है आपसे मैनेज नहीं हो रहा है, आपकी दवाइयों से वो ठीक नहीं हो रहा, तो फ़ौरन अपने स्पेशलिस्ट जिसके साथ आप इलाज कर रहे हैं उनको जाके बताएं, उनके साथ कांटेक्ट में रहें रेगुलरली, तभी आपका फ़ायदा है। ये नहीं कि खाली डायग्नोसिस हो गई, दवाई शुरू हो गई जिसको हम कीमोथेरेपी कहते हैं। अब तो खैर बहुत अच्छी दवाइयाँ कैंसर की आ गई है जिसमें हम टारगेटेड थेरेपीज़ की बात कर रहे हैं। टारगेटेड थेरेपीज़ जो है इतनी उसकी बेहतरीन दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से पेशेंट्स की डिज़ीज़ ट्रीट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक मेरे जहन में सवाल आ रहा था। हमें पता है कि हमारी अब तो और भी ज़्यादा, लेकिन आपकी अप्रॉक्सीमेटली ओवर 60% आवाम जो है वो गरीब है, और उसमें से भी फिर कितना मिडिल क्लास फैमिलीज़ में भी ऐसे कौन से लोग हैं जो किसी महंगी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। आई रियली वॉन्ट टू नो कि क्या प्रोसीजर होता है उन फैमिलीज़ के लिए, ख़ास तौर पर जिनके बच्चे कैंसर में मुब्तला होते हैं और उनको इलाज तो करवाना होता है, बट दे डोंट हैव द मनी। हाउ आर दे काउंसल्ड एंड द मैसेज इज सेंट टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो उनको टेक अप कर सकती हैं उनके बच्चे की सिचुएशन को? देखिए हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसे हॉस्पिटल्स अवेलेबल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, ठीक है। क्योंकि देखिए एक हमारे यहाँ हेल्थ प्राइवेट है, आपको सबको पता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है जिसकी बेसिस के ऊपर हम ये कैंसर के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करें। अगर ट्रीटमेंट सपोज स्टार्ट भी कर दें, लेकिन उनको इन्फेक्शन से भी तो बचाना है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ
भी तो बेहतर करना है, उनको हर चीज़ देनी है, यानी अच्छी न्यूट्रिशन देनी है, उनका ख्याल रखना है, सफाई सुथराई रखनी है। तो ये सारी चीज़ों को ले के चलना होता है। खाली ये नहीं होता कि आपने पेशेंट को मेडिसिन दे दी। मेडिसिन तो हम अरेंज करवा लेते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ सिंध प्रोवाइड कर रही होती है सिविल हॉस्पिटल में, लेकिन साथ साथ हमें ये सारे काम करने होते हैं जिससे हमारा पेशेंट जो है ना सिर्फ कैंसर से ठीक हो बल्कि उसको कोई इन्फेक्शन भी ना हो। तो हमारे पास हम ये भी करते हैं कि जैसे हम खुद अपने पैसे जमा करते हैं, जैसे ज़कात एलिजिबल जो पेशेंट्स होते हैं उनसे करवा लेते हैं, या एनजीओज के पास रेफर करते हैं जो कुछ मेडिसिन्स को बहुत कम रेट में उनको प्रोवाइड करती है। ठीक है, फिर ऐसे हॉस्पिटल्स हैं चैरिटेबल जो इन पेशेंट्स का ख्याल रखती हैं। एब्सोल्युटली। डॉक्टर मुनीरा, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। हम उम्मीद करते हैं कि वो तमाम तर लोग, यू नो व्हाट सादिया, जिस तरह इनएविटेबल है ना डेथ, बीमारी भी उसी तरह इनएविटेबल है, आपको आगे पीछे आनी है। हम घबरा बहुत जाते हैं, ये मैं हो सकता है बहुत से लोग इसको कह रहे हो कि ये क्या बात हो रही है, लेकिन हाँ ये बात है। जब हम रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें कि जी एक चीज़ है, और बजाय यू नो परेशान होने के, लेट्स गिव इट अ फाइट, लेट्स गिव इट अ फाइट। क्योंकि जब तक आप इसको फाइट नहीं करेंगे, कहते हैं ना कि मरीज़ का मरज़ आधा सुन के बढ़ जाता है और आधा उस वक्त कम होने लगता है जब वो ये ठान ले कि मुझे अब इससे लड़ना है। और उसमें बहुत ज़्यादा लोग वो मैटर करते हैं जो मरीज़ के तीमारदार होते हैं। तो परेशान ना हो जब इस तरह की सिचुएशन हो। एक तो ये कि आप अपनी देखें सादिया, जो अगर 35 प्लस जो लोग हो रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज नहीं है इस चीज़ का कि हम स्क्रीनिंग नहीं करते। अगर आप स्क्रीनिंग करते रहें तो अर्ली स्टेजेस पे बहुत सारी चीज़ें पकड़ी जा सकती हैं। अर्ली स्टेज पे पकड़ लेंगे तो फिर बिल्कुल हो सकता है। और मैं लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा इंश्योरेंस की तरफ ही तवज्जो दें, अपनी टेक केयर के लिए भी तवज्जो दें, उसमें भी थोड़े से पैसे लगाकर अपने फ्यूचर को सेव करें, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। वेल, विद दैट मैसेज हमें जाना है अपनी आज की क्लोजिंग की तरफ। वील सी यू टुमारो, अंटिल देन बाय बाय। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।